स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर जो है हम भारत के अंदर उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने भारतीय जो कृषि है उसके बारे में बात की थी। तो आपके प्रवक्ता के सिलेबस के हिसाब से वाणिज्य और उद्योग भी एक इसमें टॉपिक दिया गया है, तो उसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ बातें जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगी आप लोग उसको नोट कर सकते हैं और आपको उससे काफ़ी हेल्प एग्ज़ाम के अंदर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नोट्स चाहिए या उत्तराखंड जीके या हिंदी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और पेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जो मैंने और छोटे मोटे टॉपिक्स बनाए हैं जैसे उपभोक्ता संरक्षण बिल और ये सब चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं भाई कि भारत के अंदर उद्योग या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किसी भी देश के अंदर जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब देश के अंदर जो उद्योग धंधों का विकास होता है तो उसके माध्यम से ही क्या होता है, देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर होता है वो देश के अंदर रोजगार जो देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर होता है। तो इससे बेरोजगारी में भी जो कमी आती है ना। इतने सारे लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा जाएगा, उनके हाथ में जब पैसा जाएगा तो वो खर्च करेंगे, और जब वो खर्च करेंगे तो क्या होगा, फिर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेज करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का तेज होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि मैंने आप कल भी परसों वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि सेकेंडरी जो सेक्टर होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो उद्योग धंधे होते हैं, सॉरी जो कृषि क्षेत्र होता है उसका जितना भी जो कच्चा माल होता है उसको लाकर यहाँ पर हम विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उसको ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि वो मार्केट में बिक पाए। समझ गए? तो उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों का बहुत आपको पता है कि प्रसंस्करण भी किया जाता है। प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और उसके द्वारा उनका मूल्य संवर्धन जिसको कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन इसके इस इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे कि आपका आलू है, आलू एक हमारा कृषि उत्पाद है, उसको काट काट के जो है जब चिप्स बना दिया और उसको क्या किया, फिर उसका प्रोसेसिंग करा और उसको पैकेट में भर के मार्केट में बेच रहे हैं। तो देखिए आपकी एक एक आलू जो है वो 10 रुपए का समझ लो वहां पर जा रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यही है क्या, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग, जिसके माध्यम से क्या होता है, मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन किया जाता है और मार्केट के अंदर उनको बेचा जाता है। तो आप समझ गए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है फ्रेंड्स वो किस प्रकार से जो है भारत के अंदर काम करता है। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर जीडीपी का अगर हम हिस्सा देखते हैं तो 1940 से 56-51 जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 16% का जो है वो योगदान था आपका जीडीपी के अंदर, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर आपका 16 साढ़े 17 यानी कि एवरेज 16% का योगदान था। और वर्तमान में लगभग ये कितना हो गया है, 28% तक हो गया है। देखिए उस हिसाब से इतने सालों में जो है इसको लगभग 50-60% तक चला जाना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत ने जो है वो प्राइमरी सेक्टर से सीधा सीधा टर्सरी सेक्टर के अंदर जो है ज़्यादा छलांग मारी है, यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर। तो इस वजह से जो है वो ये वाला जो इंडस्ट्री क्षेत्र है ये हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। यहाँ पर जो है रोजगार का हिस्सा लगभग 20% है, यानी 20% जो रोजगार हमें इसी क्षेत्र के अंदर मिलता है। ओके, फिर आगे हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, मैंने परसों भी बताया था कि जो 8 इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन की आधारभूत उद्योग हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, कोर इंडस्ट्रीज। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं यही क्या है, इंडस्ट्रियलाइज यानी उद्योग क्षेत्र के, ये एक तरह से इनको रीड कह सकते हैं आप। और ये कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील एंड आयरन है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, और आपका रिफाइनरीज है, कोयला है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये हमारे कुछ 8 इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या है, सारी इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो क्षेत्र है इसका बेस हमारा इन 8 क्षेत्रों से होता है। समझ गए? चलते हैं आगे फ्रेंड्स। आगे हम बात करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है देश की प्रथम जो औद्योगिक नीति उसके बारे में बात करेंगे।
तो पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1948 को, और उस टाइम पर उद्योग मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। आप जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये आज के समय में जो है, पहले आपने इनका नाम कम ही सुना होगा, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इनका नाम अक्सर आपने सुना होगा, क्योंकि ये आरएसएस से संबंध रखते थे और बीजेपी के काफ़ी बड़े सीनियर लीडर इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने ही उस टाइम पर औद्योगिक नीति की नींव रखी थी 1948 के अंदर। लेकिन वहाँ पर जो है, जब इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जब आई थी, तो वो कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करती थी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का बाहरी निवेश जो है वो उसको अलाउड नहीं किया गया था, है ना। और इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स इकोनॉमी, जहां पर कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते थे, ठीक है। फिर है समाजवादी जो ढंग है, फिर हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर था कि हम ज़्यादा तरफ सोवियत जो रूस है, यूएसएसआर, उसकी तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। इस वजह से हमारे देश में समाजवादी जो नेता हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो इस कारण से जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी समाजवाद की तरफ जो झुकाव ज़्यादा हुआ। इसीलिए जो है 30 अप्रैल 1956 को सेकंड फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी घोषित हुई, दूसरी औद्योगिक नीति, जिसके अंतर्गत जो है बात हुई कि भाई जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र हैं और संयुक्त क्षेत्र हैं, इनको 3 क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर दिया जाए पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्षेत्र को। यानी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर रख दिए जाएं, कुछ ऐसे उद्योग रख दिए जाएं जो कि केवल सरकार ही चलाएगी, फिर दूसरे कुछ निजी क्षेत्र चलाएंगे, और कुछ इस प्रकार के क्षेत्र जो कि निजी व संयुक्त क्षेत्र मिलकर इनको चलाएंगे। इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया, और इस प्रकार की जो ये नीति है ये कई सालों तक फ्रेंड्स चलती रही, और लगभग 1990 के ये दशक तक ये चलती रही, ठीक है। तो 1990 तक आते आते, क्योंकि भारत के अंदर हालांकि कुछ ग्रोथ हुई, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी बंद थी, भारत के पास जो है वो डर था भारत के लोगों के अंदर कि फिर से जो है कोई विदेशी कंपनी आएगी तो वो हमें इस प्रकार से गुलाम न बना दे आर्थिक रूप से। तो इस वजह से जो है वो भारतीय लोग जो हैं वो बाहरी निवेश को आने से डरते थे, इसलिए मार्केट को ओपन करने से डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जब 1990 के दशक तक आते आते जो है स्थिति खराब होने लगी, इकोनॉमी की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का मतलब है कि हमारे जितने भी जो इंपोर्ट्स, हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो कुछ भी नहीं थे, और सॉरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो था ही नहीं, लेकिन हमारे जो हम जो मेन चीज़ें हैं जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, तो उसके लिए तो बाहर से डिपेंड थे, और बाकी चीज़ों को हम मंगा रहे थे। उस हिसाब से हमारा जो है निर्यात कुछ भी नहीं था। तो हमारा एक तरह से वही बात हो गई थी कि खर्चा कम और खर्चा ज़्यादा और इनकम कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसी कारण से जो है अब देश में जो है महसूस किया गया कि भाई अब सुधारों की जरूरत है, और तब बनाए गए वित्त मंत्री कौन, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो उन्हीं के नेतृत्व में फ्रेंड्स 24 जुलाई 1991 को क्या किया गया, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की जो नीति है उसको लागू कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास का ऐतिहासिक दिन माना जाता है इसको, जबकि भारत के अंदर क्या उदारीकरण की नीति लागू हुई, जिसके अंतर्गत घोषणा की गई किसकी, एलपीजी पॉलिसी की, ठीक है। तो एलपीजी का मतलब आप वो गैस सिलेंडर वाला एलपीजी मत समझना। एलपीजी का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी ये तीनों ही चीजें जो हैं वो भारत के अंदर इंप्लीमेंट की गई हैं। लिबरलाइजेशन के अंदर जो है वो आपका जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइजेशन की तरफ ले जाएगी, यानी उसको उदारीकरण की तरफ ले जाना, जिससे कि क्या हो, जो भारत का मार्केट है उसको दूसरे देशों के लिए ओपन कर दिया जाए, और वहाँ भारत में जो दूसरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो आकर प्लांट लगाएं, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री करें, यहाँ पर बिजनेस करें। तो इसी को कहा जाता है उदारीकरण। फिर है पी से प्राइवेटाइजेशन, यानी जिसका मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर के तरफ जो है वो जोर दिया जाए। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि जो पूरा विश्व है वो एक क्या है, एक ग्लोबल विलेज है, यानी कि वहाँ पर प्रत्येक, अब जो है हम भारत की जो इकोनॉमी है वो अब आइसोलेट होकर नहीं रह सकती थी, उसको पूरे विश्व के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और मार्केट जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उस हिसाब से फिर रेट डिसाइड होंगे। यहाँ पर जो है अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है रेट कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कारण क्या होता है, पूरे के पूरे देश आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी इकोनॉमी कनेक्ट हो जाती है। अमेरिका के अंदर क्राइसिस आएगा तो उसका असर सीधे सीधे दूसरे देशों के अंदर भी पड़ता है। ओके, तो ये है ग्लोबलाइजेशन का असर, यानी कि वैश्वीकरण का असर। तो यही नीति जो है फ्रेंड्स उसके बाद चलती रही। फिर जो इस उदारीकरण की नीति के अंतर्गत जो भारत है उसने क्या किया, विदेशी व देशी जो निजी निवेश है यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो देश के अंदर आने लग गया।
उस टाइम पर कई आशंकाएं भी थी कि भाई जो है कहीं होता है कि जो है इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत हुई है ना, बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, किसी ने कहा कि विदेशी फिर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर ला रहे हैं, इस तरीके से कई बातें हुई। लेकिन फ्रेंड्स इन सब के बावजूद भी जो ये ग्लोबलाइजेशन है या उदारीकरण है, ये भारत के लिए काफ़ी फलदायी साबित हुआ। आप देखते हैं कि भारत ने 20-30 सालों के अंदर ही कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इसके बाद हासिल की, और आज जो है भारत खुद स्वयं जो है वो कई चीज़ों में आत्मनिर्भर है। भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो ऑल द टाइम बहुत हाई पे है ना, और हमारे पास डॉलर की कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ें कैसे हुई, ये फ्रेंड्स इसी माध्यम से हुई कि जब हमने अपने इकोनॉमी को ओपन किया। ओके, उससे पहले जो है 90s में जो है ये हालत थी कि 13 दिन का कुल हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति रही होगी। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे, हाँ आगे जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया हम देखते हैं। उदारीकरण के अंतर्गत जो है औद्योगिक जो लाइसेंसिंग जो व्यवस्था है उसको लगभग समाप्त कर दिया गया। उससे पहले जो है फ्रेंड्स जो है सरकार से विभिन्न उद्योगों को तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे। उसके कारण से क्या होता था कि इसमें फिर घूसखोरी, लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही यानी कि जो रेड टेपिज्म है वो चलता था। भाई जिसकी पावर होगी, जो पैसा खिलाएगा उसका काम होगा, जिसका नहीं होगा तो वो नहीं होगा, इस तरीके से। तो इस वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अभी वर्तमान की बात करें तो केवल 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे, वो है अल्कोहल यानी कि शराब, उसके बाद है तंबाकू यानी टोबैको प्रोडक्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस का सामान होता है उसमें, रक्षा उत्पादन यानी कि जो डिफेंस है। अब डिफेंस में भी जो है सरकार ने अब एफडीआई को अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक जो है ये प्राइवेट सरकारी सेक्टर के अंतर्गत ही था। फिर है औद्योगिक विस्फोटक सामग्री यानी जो एक्सप्लोसिव का सामान होता है, बम वगैरह बनाना। फिर जोखिम वाले रसायन, जितने भी जो केमिकल हार्मफुल रसायन होते हैं, ये सब ये अभी भी गवर्नमेंट के परमिशन से ही बनते हैं। ओके, उसके बाद सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको इसके अंतर्गत आरक्षित उद्योग यहाँ पर सिर्फ 2 ही रह गए, यानी कि जो सरकार ने जिनको अपने लिए रिजर्व करके रखा था वो केवल 2 ही सेक्टर थे, वो है परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के अलग अलग जो उत्पाद होते हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा बाकी सब क्षेत्र जो हैं उन्होंने ओपन कर दिए धीरे धीरे करके। फिर है योजनाबद्ध जो है उसमें पूंजीगत जो भारी उद्योग है उसमें निवेश विस्तार से इंजीनियरिंग हो गया, खनन, लोहा, इस्पात, उर्वरक आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकी। ठीक है, तो धीरे धीरे भाई भारत ने जो है इंजीनियरिंग के सामान जो है वो बनाने लग गया, एक्सपोर्ट भी करने लग गया। जो है खनन क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गया। आपके कोयला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, लोहा इस्पात में जो है वो तरक्की हुई। तो इन सब चीज़ों के अंदर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर आया। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई धीरे धीरे करके। डीएमआईसी जो है उसकी स्थापना हुई 2006 में। ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार और जापान के बीच में समझौता हुआ और उसके अनुपालन से इसको प्रारंभ किया गया। डीएमआईसी क्या है दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन देखो 2006 में ये पास हो चुका था, लेकिन उसके बाद से ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे उतना ध्यान इसके अंदर दिया नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब फिर से मोदी सरकार आई तो उसके बाद आप जानते हैं कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में कितना ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो इस वजह से जो है तुरंत इसको ये डीएमआईसी की योजना को तेजी इसमें लाई गई। और आप जानते हैं कि आज इसी के अंतर्गत जो है दिल्ली से बॉम्बे तक पूरा क्या बन रहा है, 14 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है। उसके अलावा जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं, इसका मतलब होता है कि इस दिल्ली और मुंबई के बीच में जैसे बन रहा है, तो इसका मतलब इन क्षेत्रों के बीच में जितने भी क्षेत्र आएंगे, चाहे वो गुजरात के अंतर्गत राजस्थान आए या और जितने भी क्षेत्र उसके अंतर्गत आएंगे, वहाँ पर जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले एरिया होंगे वो आपस में सब इस कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट होंगे, ताकि उनके बीच में कनेक्टिविटी हो और एक दूसरे से जो है वो जल्दी से जल्दी माल को इधर से उधर पहुंचा सकें। तो उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉरिडोर। ओके, तो इस प्रकार के कई कॉरिडोर देश के अंदर बन रहे हैं, आपको पता है ना। जैसे गुजरात के अंदर जो है एक वो बन रहा है, गुजरात तक दिल्ली और मुंबई गुजरात के अंदर भी एक कॉरिडोर बन रहा है, और गुजरात के अंदर एक इंडस्ट्रियल ग्रीनफील्ड सिटी बन रही है। ये बात आपको पता होगा, उसका नाम है धुलेरा। ओके, तो फ्रेंड्स ये धुलेरा के अंदर ये सिटी बन रही है, ये ऑल द टाइम जो है भारत की सबसे बड़ी जो है वो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाली है। ये जो है सिंगापुर के भी 4 गुना होगी, तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी सिटी ये बन रही है। ठीक है, तो ये 2030 तक लगभग बनेगी।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार के काम हो रहे हैं। उसके अलावा जो है DFC योजना, ये 2007 से 8 से जो है वो शुरू हुई, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद से ये उतना ज़्यादा तेजी से हुआ नहीं, लेकिन वर्तमान में ये फिर से तेजी से काम इसके अंतर्गत होने लग गया है ना। DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें जो मतलब रेलवे का जो माल होता है ना, वो रेलगाड़ी जो मालगाड़ी होती है उसके लिए डेडिकेटेड जो है ट्रैक्स बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो डबल डेकर वाले ट्रैक्स हैं वो उस पर माल तेजी से पहुँचाया जा सके। तो अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों जो है वो पहला जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, है ना। इसी तरीके के 4 जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं वो पूरे देश के अंदर चारों अलग अलग कोनों में बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है वो देश के अंदर जो अंतर्देशीय जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो और माल एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से पहुंचाया जा सके बिना किसी रुकावट के। तो उससे क्या होगा, फिर और ज़्यादा तेजी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, तेज होगी। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स कुटीर जो उद्योग हैं, लघु उद्योग, मझोले उद्योग हैं, इनके जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है आप जानते हैं कि इसमें जो है 2 प्रकार से इसको बांटा जाता है, कुटीर लघु और मझोले उद्योगों को। एक तो विनिर्माण यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, और जो दूसरे सर्विस सेक्टर है। तो इसको भी जो है वो 2006 से शुरू किया गया, यानी इसकी एक परिभाषा तय की गई। लेकिन वर्तमान में जो है आप जानते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, MSME कर दिया है। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो इसके अंतर्गत पहले जो है इसके अंदर जो लिमिट थी वो भी दूसरी थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अब वर्तमान में अगर ये लिमिट है, देखिए जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनके अंतर्गत हो सकता है, मतलब जो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक होती है, और इनका 5 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उसकी 10 करोड़ तक का टर्नओवर होता है और 50 करोड़ तक का उसका टर्नओवर होता है। और मीडियम जो इंडस्ट्रीज होती है उसका 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 250 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन तय कर दी गई कि भाई इसके अंतर्गत इस प्रकार से हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को रखेंगे। जबकि जो पहले 2006 के अंदर पॉलिसी बनी थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इसकी कम लिमिट थी, 10 लाख तक जो है वो आपका सीधे सी ये माइक्रो इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद 10 लाख से 5 करोड़ तक जो है स्मॉल थी, और 5 से 10 करोड़ तक मीडियम इंडस्ट्रीज थी। क्योंकि उस टाइम पर देखिए, उस टाइम पर जो है एक तो इंडस्ट्रियों की उतनी ज़्यादा ग्रोथ थी नहीं, लेकिन उसके बाद ही आने वाले इन 10 सालों में जहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो भारत की काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा जो है वो टॉप कंपनियों के अंदर जो है दुनिया की, वो इंडिया की आज की डेट में बहुत सारी जो है इंटरप्राइजेज आ चुके हैं। ओके, तो ये MSME है, और MSME जो है वो भारत के अंदर रोजगार प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 27% जो है रोजगार ये प्रोवाइड कराता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके, फिर अगर हम प्रमुख उद्योगों की बात करें हमारे देश के अंदर, तो उद्योग कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहली बात आती है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग, यानी जो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। तो ये विश्व में हम चौथे सबसे बड़े उत्पादक हैं इस चीज़ के लिए। जो हमारा पहला कारखाना इसका लगा था वो 1870 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगा था, जो जेम्स एरकाइन के द्वारा इसको लगाया गया। उसके बाद इसका बड़े पैमाने पर 1907 में जो है आप जानते हैं कि लोहे के लिए सबसे बड़ा जो फेमस है वो कौन है, जमशेदजी टाटा हैं, जिन्होंने कि टिस्को की स्थापना की थी। टिस्को मतलब टाटा टाटा आयरन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ करके था। तो इनका जो टिस्को थी, इसी का यही समझ लो भारत के अंदर जो ये इस्पात सेक्टर है उसके विकास के लिए जो है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो ये 1907 के अंदर जो है वो जमशेदजी टाटा है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जो है सेल की स्थापना हुई। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ये 19 जनवरी 1954 को ही, यानी आज़ादी के बाद स्थापित हुई थी। ओके, उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इस्पात क्षेत्र जो है उसका कितना योगदान है। तो GDP में लगभग ये 2% का योगदान रखता है। ठीक है, तो काफ़ी योगदान है फ्रेंड्स। GDP जो है उसमें 2% भी बहुत बड़ी बात होती है। ओके, स्पंज जो आयरन है, यानी स्पंज आयरन जो थोड़ा बेकार क्वालिटी वाला होता है, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, इसमें भारत जो है वो विश्व में प्रथम है। ओके, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सेकंड हमारे पास जो प्रमुख उद्योग है हमारा वस्त्र उद्योग, यानी कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें जो है फ्रेंड्स कृषि के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री अगर हमारा कोई देश में है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है हमारी प्रथम जो सूती कपड़ा मिल, यानी कि आपके कॉटन इंडस्ट्री जो है लगी थी, तो वो लगी थी 1818 में आपके कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में।
तो कलकत्ता के निकट फोर्ट जो ग्लस्टर है वहाँ पर पहली आपकी सूती मिल स्थापित हुई थी। और ज़्यादातर जो है हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कलकत्ता में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने जो है शुरुआत में जो है कब्जा कहाँ से किया, कलकत्ता में ही किया। वहाँ पर ही उनकी कोठियाँ होती थी और वहीं से उन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया था। तो इसीलिए जो है प्रारंभ में सारी जो है मिलें वगैरह ये सब ज़्यादातर वहीं पर स्थापित हुई। उसके बाद 1854 में जो कवास जी एन जी डावर जो हैं उन्होंने बम्बई में जो है इस प्रकार के सूती मिल की स्थापना की थी। ओके, तो ये जी एन डावर हैं, इनका नाम काफ़ी फेमस है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र जो है वो लगभग 12% जो है वो सूती कपड़ा आज के समय में सूती धागा बनाता है, और 46% जो देश के अंदर वस्त्र बनते हैं यानी कपड़े बनते हैं वो मुंबई के अंदर ही बनते हैं, यानी महाराष्ट्र के अंदर बनते हैं। इसीलिए मुंबई को आप मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके अलावा गुजरात भी पीछे नहीं है। गुजरात आप जानते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में भाई कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। गुजरात के अंदर लगभग 26% वस्त्र जो है गुजरात में बनते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का बॉस्टन। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स कोयम्बटूर जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और जो कानपुर शहर है उत्तर प्रदेश का, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर वो कुछ बातें याद रखनी है। अगर हम भारत में का विश्व में कपास स्थान के अंदर जो है देखें तो भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कपास यानी कि कॉटन का उत्पादक है। और अगर भारत के अंदर बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आपके कपास का उत्पादन करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। ओके, ज्योग्राफी के अंदर मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास जूट उद्योग। जूट जो उद्योग है उसका जो पहला औद्योगिक कारखाना है वो रेसरा, यानी कि रेसरा कहाँ है, बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर स्थापित किया गया था। ये कब हुआ, 1855 के अंदर। ओके, तो जूट जो है फ्रेंड्स, जूट के इंडस्ट्री में जो है वो भारत जो है वो बहुत अग्रणी है। भारत जो है वो जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी लगभग 35% का उत्पादक जो है वो भारत है यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स जो जूट है वो पहले जो है वो बहुत शुरुआत से ही जो है वो इसका जो उत्पादन हुआ वो कहाँ पर हुआ, वो कोलकाता में जो हुगली नदी है उसके आसपास जो है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, सिंचाई वगैरह। तो इसलिए जो है यहाँ जो हुगली नदी थी उसके दोनों किनारों पर जो है ये जूट इंडस्ट्री जो है वो फली फूली। लेकिन जो है आप जानते हैं कि जब विभाजन हुआ तो उसके बाद जो ईस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। तो ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो ज़्यादातर जो हमारे जूट इंडस्ट्री थी जो कि उस टाइम पर डेवलप थी आज़ादी तक, वो उनके एरिया में चली गई बांग्लादेश में। तो इसलिए बांग्लादेश कुछ टाइम तक जो है हमसे आगे निकल गया जूट इंडस्ट्री में, लेकिन वापस से जो है इंडिया ने फिर से अपनी प्रोग्रेस कर ली और भारत फिर से जो है जूट इंडस्ट्री में आपके आगे बढ़ गया है। ओके, तो जूट का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, ये बोरियां वगैरह रस्सियां वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है रेशमी उद्योग, है ना। तो रेशमी जो वस्त्र उद्योग है इसमें चीन के बाद जो है दूसरा रेशम उत्पादक है भारत। ओके, यहाँ पर जो रेशे भारत के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, चारों प्रकार के यहाँ पर हमारे पास रेशमी कप जो हैं रेशम पाए जाते हैं। कौन कौन से, मलबरी, टसर, इरी और मूंगा, ये 4 किस्म होती है रेशम की। तो ये चारों ही किस्म भारत के अंदर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे मलबरी होती है। 80% तक लगभग मलबरी वाला जो हमारा रेशम है उत्पादन होता है, जो कि असम में होता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंट फ्रेंड्स, 1824 में सीमेंट का इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, और उस टाइम पर इसका नाम क्या, पोर्टलैंड जो स्थान है वहाँ पर इसका खोज हुआ, तो इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता था। 1904 में जो है भारत के अंदर मद्रास में इसका सबसे पहला प्रयोग हुआ, और उसके बाद तो भारत जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में आज आप जानते हैं कि लगभग दूसरे तीसरे नंबर पर भारत है। ओके, तो इसलिए भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की इस क्षेत्र में की है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कागज उद्योग। ठीक है, तो कागज यानी कि आपका पेपर, तो पेपर इंडस्ट्री जो है उसमें उसका जो पहला प्रयोग है पेपर का वो चीन में हुआ था लगभग 300 BC, यानी कि ईसा के जन्म से 300 साल पहले चीन में इसका प्रयोग हो चुका था। पहला जो कारखाना भारत के अंदर लगाया गया वो 1812 में बंगाल, यानी वही मैंने बताया ना कि सारे जो हैं पहले उद्योग वही बंगाल में ही ज़्यादातर लगे हैं। तो 1812 में बंगाल में इसका कारखाना लगाया गया। वर्तमान में जो है भारत का लगभग 15वां जो है स्थान, 15th जो पोजीशन है कागज इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, जो कागज होता है फ्रेंड्स वो ज़्यादातर जो है वो जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनके अंदर इसका जो है वो कारोबार ज़्यादा है, जैसे कि अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके अंतर्गत।
और जो आपके यूरोप की कंट्रीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु होती है वो कागज इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि उसमें सॉफ्ट किस्म के पेड़ जो हैं वो चाहिए होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अगर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नेपानगर है वो अखबारी कागज बनाने के लिए, तथा होशंगाबाद जो है वो नोट छापने का जो कागज बनाने के लिए फेमस है। यहाँ पर सरकारी कारखाना है। ठीक है, तो ये बात आपने सुनी होगी पहले कभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है चीनी। चीनी जो है फ्रेंड्स, भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और वर्तमान में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी उत्पादक भी है। 1840 में बेतिया बिहार के अंदर सबसे पहले इसका कारखाना लगाया गया था चीनी का। शीर्ष जो 4 राज्य हमारे चीनी में है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु। और सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी ये चीनी मिलों का आंदोलन होता है तो उसमें ज़्यादातर कहाँ पर होता है, वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी मिलें हैं। और चीनी मिलें जो है फ्रेंड्स, चीनी मिलों की खासियत क्या होती है कि जो गन्ना होता है उस पर डायरेक्ट एमएसपी घोषित सरकार नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, जब जो किसान जो है वो चीनी मिलों तक अपने गन्ना को पहुंचाते हैं तो किसान, जो सरकार होती है वो जो चीनी मिल होती हैं उनको सब्सिडी देती है और वो किसानों को फिर भुगतान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये इंडस्ट्री जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन इसके कारण से जो है इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि उतना उसका यूज भी नहीं है जितना उसका प्रोडक्शन अब हो रहा है। समझ गए आप? तो ये है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। आगे जो है हमारा तेल क्षेत्र, ऑयल में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। उसके अलावा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये प्राकृतिक गैस जो है वो बनाती है। तो इसकी जो इंडस्ट्री जो है ये लगी थी 1984 के अंदर, ये कंपनी बनी थी। ठीक है, उसके अंदर, उसके अलावा फ्रेंड्स, जब इंडस्ट्री की बात होती है तो भारत के अंदर 3 प्रकार से जो है डिवाइड होता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, तो 3 साल का जो है शुद्ध मुनाफा अगर 5,000 करोड़ रुपया है कंपनी का या किसी भी एंटरप्राइजेस का, और जो है वो शेयर बाजार जो है उसमें सूचीबद्ध होनी चाहिए। ओके, लगभग कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए और शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कंपनी को दिया जाता है किसका, महारत्न का दर्जा। ओके, और लगभग 7 कंपनी हमारी ऐसी हैं जो महारत्न है इस टाइम पर। कौन कौन सी हैं आप सब जानते हैं, इनका नाम तो सबने सुना हुआ है। एनटीपीसी है ना, ओएनजीसी, सेल, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सीआईएल, भेल, उसके अलावा गेल। तो ये 7 हमारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि क्या है, टॉप 7 महारत्न कंपनियां हैं भारत के अंदर। उसके अलावा नवरत्न कंपनियां 1,000 करोड़ तक की नेटवर्थ इनकी जो है वो, इनको स्वायत्ता होती है 1,000 करोड़ तक की अपना खुद का इन्वेस्टमेंट बिना किसी रोक टोक के इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है 17 कंपनियां भारत के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, और मिनी रत्न में जो है उससे नीचे की जो कंपनियां हैं वो लगभग 97 उपक्रम इस प्रकार के हैं जो इस प्रकार से लिस्टेड है। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र भारत के अंदर। और इसके अंदर फ्रेंड्स एक और चीज़ जो है वो मैं कल कृषि वाले क्षेत्र में बताना भूल गया, तो मैं आज बता रहा हूँ आपको। कृषि वाले क्षेत्र में एक और चीज़ पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, जो विभिन्न प्रकार की खेतियां हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। जो एरोपोनिक है उसका मतलब होता है कि पौधों को हवा में किस प्रकार से उगाया जा सकता है ना। तो हवा में उगाने का मतलब क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उन पे जो है वो इस प्रकार की जो है वो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं ग्रीन बिल्डिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालना। फिर होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आप सब जानते ही हैं, बागवानी से मतलब है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, इसका मतलब होता है फूलों की खेती। फिर आता है मोलेरी कल्चर, मोलेरी कल्चर का मतलब होता है सब्जियों की, सॉरी मोलेरी नहीं है ये, ओलेरी है। ओलेरी कल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती। फिर है कोमोलॉजी, ये होती है फलों की खेती। फिर है विटिकल्चर, अंगूरों की खेती। ठीक है, फिर है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के अंदर होता है केंचुआ की खेती। केंचुए को पालते हैं और उससे क्या बनता है, फिर उसको सड़ा के खाद बनती है, तो इसलिए उसको स्पेशल पाला जाता है, उसी को वर्मी कल्चर कहा जाता है। फिर है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। फिर होता है सेरीकल्चर, फिर जो कि रेशम पालन से संबंधित है। रेशम जो है उसका पालन किस पे होता है, आप जानते हैं कि शहतूत जो है पेड़ पर रेशम का पालन होता है, तो उसी को कहते हैं सेरीकल्चर। और मोरिकल्चर यानी मेरीकल्चर, ये होता है रेशम पालने हेतु शहतूत का उत्पादन करना या शहतूत उगाना।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई होप आपको अच्छी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर समझ में आया होगा। साथ के साथ ये चीज़ें भी जो मैंने लास्ट में बताई ये आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे नहीं, हैव ए गुड नाइट।